Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Okay. In the last week, we had started with our question series videos of CFA level 1. ठीक है? तो हमने लास्ट वीक में स्टार्ट किया है क्वेश्चन सीरीज, जहां पे अपने हर एक टॉपिक को लेके क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस कर रहे हैं. ऑब्वियसली ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट सोर्स. प्लस ये सब जो भी क्वेश्चंस है, जो भी अपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 24 में जिनका एग्जाम है, एंड 25 में जिनका भी एग्जाम है. तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होने वाला है. तो अभी तक मैंने 3 क्लासेस अपलोड कर चुका है. इक्विटी के अंदर में अपने 2 क्लास कर लिए हैं, एंड पोर्टफोलियो का लास्ट एक क्लास रिकॉर्ड हुआ, और ये सेकंड वाला वीडियो होने वाला है. ठीक है? और हर एक क्लास में वी आर टारगेटिंग अराउंड 10 क्वेश्चंस, सो दैट अपना जो टाइम लिमिट है वो भी एक, जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक लिमिट में रहे, क्लासेस ज्यादा लेंदी नहीं हो, एंड वो 10 क्वेश्चंस को अपने बेस्ट वे में रिवाइज कर पाए. बिकॉज एज यू नो, लेवल 1 के अंदर में जिनका भी अभी नवंबर 24 में अटेम्प्ट होने वाला है, ठीक है, आफ्टर जस्ट 2 मंथ्स, तो अगर आपका 40-50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो यू हैव अ फेयर आइडिया नाउ कि यार, जो आप कंप्लीट कर चुके हो 4-5 टॉपिक्स, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर उसको रिवाइज कैसे करें. वो जो टॉपिक अपने कर चुके हैं उसको रिवाइज कैसे करें, क्योंकि वो टॉपिक्स अपने भूलते जा रहे हैं डे बाय डे. एंड इट हैपेंस, सबके साथ होता है. क्या सर आपके साथ हुआ था? बिल्कुल, मेरे साथ भी हुआ था. तो ये सबके साथ होता है, एंड इट्स वेरी नेचुरल. तो प्लीज एकदम ये मत सोचिए कि यार आपने जो फर्स्ट टॉपिक किया था, मे बी QM, मे बी इक्विटी, आप भूल चुके हो. तो ऑब्वियसली आप भूलोगे, बट यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग. आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा. रिवीजन कैसे करे? क्या वापस से सारा नोट्स गो थ्रू करे? क्या वापस से स्क्वाइजर का नोट्स गो थ्रू करे? या खुद का अगर कोई नोट्स बनाया हुआ है वो गो थ्रू करे? तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि देखो, डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर में. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विथ डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस. कि फॉर एग्जांपल, इक्विटी अगर आपका कंप्लीट हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि सर इक्विटी का डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, सो दैट वहां पे आपका रिवीजन हो जाए. कुछ स्टूडेंट को लगता है नहीं यार, क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं करते. जो भी अपना सेल्फ नोट्स बनाया हुआ है या स्क्वाइजर का नोट जो आप फॉलो कर रहे होगे, वहां पे एक बार रिवाइज करके आप क्वेश्चंस वापस से गो थ्रू करें. तो वो आपके स्टाइल के ऊपर में डिपेंड करता है, और आपने किस डेप्थ में वो टॉपिक या रीडिंग को किया उसके ऊपर में डिपेंड करता है. इज इट फाइन? तो समझ में आया आपको रिवीजन कैसे करना है. आप डायरेक्टली क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, रिवीजन करना स्टार्ट कर सकते हो, या थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके जो भी आपका नोट्स बिल्डअप किया हुआ है वो एक बार गो थ्रू करके उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द ओल्ड टॉपिक जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है. ऑब्वियसली न्यू टॉपिक तो आप क्लासेस करोगे या सेल्फ स्टडी करोगे, देन ओनली यू विल डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस. आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टॉपिक्स जो आपने कंप्लीट कर लिया है. तो मैंने माना था फर्स्ट कि इक्विटी आपका कंप्लीट हो गया. उसके बाद इक्विटी का मेरा वाला जो फर्स्ट और सेकंड वाला रिवीजन क्लास है, जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया है अराउंड 20 क्वेश्चंस, तब आपने वो क्लासेस किया होगा. ऑब्वियसली जिन्होंने इक्विटी नहीं किया, तो वो आप क्लास मत करो, इट विल नॉट मेक अ वैल्यू एडिशन. ठीक है? अब अपने कर रहे हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो लास्ट क्लास के अंदर में वी हैव डन 10 क्वेश्चंस, और आज भी अपना टारगेट रहेगा अराउंड 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का. एंड आपको पता है, जब भी अपने क्लास के अंदर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू गेट द आंसर. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है काफी इजी क्वेश्चंस भी होगा अपने पास, जहाँ पे अपने को डायरेक्टली आंसर मिल जाए, दैट्स फाइन. बट अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है या कोई थोड़ा सा मीडियम लेवल पे क्वेश्चन होता है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, आर वी एबल टू रिकलेक्ट आवर कॉन्सेप्ट्स? क्या अपने को अपना जो कॉन्सेप्ट है वो याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन A B C, प्लीज आर्ग्यूमेंट करो कि अगर ऑप्शन ए करेक्ट है, तो व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. इफ ऑप्शन नंबर B and C इज रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है, तभी तो रिवीजन होगा आपका. ऐसा नहीं हो कि ऑप्शन ए देखा राइट है, चलो हाँ ठीक है आगे बढ़ गए, ऑप्शन नंबर B C के बारे में पता है यार ये रॉन्ग है, बट रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑप्शन नंबर B and C. वो अगर आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, यू आर रिवाइजिंग द टॉपिक इन अ राइट मैनर. चीज समझ में आ रहा है आपको? तो ये बार बार आपको मैं स्टार्टिंग में, जब भी मैं ये वीडियो क्वेश्चंस का जो वीडियो अपना सीरीज है, स्टार्टिंग में ये मोटिवेशन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आई हैव सीन सम ऑफ दी स्टूडेंट्स कि 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद वो क्या होता है, ऑप्शन मगअप हो जाता है. एंड जब वो लास्ट में एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चंस वापस से वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, व्हाट दे थिंक कि आई नो दैट दिस क्वेश्चन इज हैविंग एन ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर, एंड वो ऑप्शन नंबर ए को देख के बस बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर B C को दे इग्नोर. और फिर एग्जाम में क्या होता है, टेस्टिंग हो सकता है मे बी ऑप्शन नंबर B और C में से हो जाए, ऑप्शन नंबर ए दे मे नॉट टेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए की जगह कुछ और दे दे. तो यू हैव टू एंश्योर कि यार जस्ट नॉट मगिंग अप दी क्वेश्चंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली ऑन योर एग्जाम डे,
ट्रस्ट मी, जो आपको याद रहेगा वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ना कि क्वेश्चंस। हाँ, हो सकता है 2 बार 3 बार तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है यू मे बी एबल टू रिमेंबर, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। जहाँ पे यू हैव 2000 3000 क्वेश्चंस, कोई भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चंस मगअप करना। एंड वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वैसा सिमिलर क्वेश्चंस आता है, वैसा कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे क्वेश्चंस आता है। तो प्लीज इंश्योर करिए आप मगअप मत करिए, कोई भी क्वेश्चंस को ट्राई करिए अंडरस्टैंड करने का, कॉन्सेप्ट समझने का, और जब रिवीजन करो तो रिवीजन शुड बी डन वाया दी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। yes, if you are stucking up in between during your question solving, then you have to revise the concept। तब आप जाके आप क्वेश्चंस का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको जाके एलओएस को आप रिवाइज करिए। ठीक है, परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करें आज। तो आज अपने स्टार्ट करिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मैंने लास्ट क्लास अपलोड कर चुका है, ये पार्ट नंबर 2 आज अपने स्टार्ट करें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फेलिंग टू एक्ट in pursuit of long term goals in favor of short term satisfaction best describes which of the following emotional biases। अब ये क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ये लाइन ही अपने आप में हेवी हो जाता है वो बोलता है यार आंसर तो बाद में करेंगे, पहले इस लाइन को पढ़े तो सही। तो आराम से टाइम लेते हैं, अभी आपके पास भी टाइम है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेके एक एक वर्ड को समझिए, यार ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन, आंसर अपने आप निकलेगा। अब जंप मत करो, मेरे को आंसर निकालना है, पहले क्वेश्चन को समझो, क्योंकि वो इसी लाइन को हो सकता है एग्जाम में घुमा के दे दे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो अगर वो ट्विस्ट भी कर देगा ना लैंग्वेज, यू विल बी एबल टू कनेक्ट। चलो वापस से रीड करते हैं क्वेश्चन को। फेलिंग टू एक्ट इन परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स इन फेवर ऑफ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि सर शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन, जो शॉर्ट टर्म गेन होता है ना, उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है एज कंपेयर टू दी लॉन्ग टर्म। एक हुआ ना कि मैं बोल रहा हूँ कि यार आप नेक्स्ट 2 इयर्स पढ़ाई कर लो, अभी आप जॉब मत स्टार्ट करो, 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद आप जॉब स्टार्ट करो। तो कोई को लगता है नहीं यार 2 साल 3 साल काम कर लेते हैं, कमा लेते हैं, और लॉन्ग टर्म तुम नहीं देख रहा है, लेकिन तुम आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर ट्रीटिंग कि यार शॉर्ट टर्म में अपने काम कर लेते हैं सो दैट वी आर एबल टू अर्न XYZ अमाउंट ऑफ मनी, बट यू आर एक्चुअली सेक्रीफाइसिंग व्हाट, योर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, योर लॉन्ग टर्म गोल। तो सेम कॉन्सेप्ट है, फेलिंग टू एक्ट इन परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब तुम जो लॉन्ग टर्म गोल्स है ना उस पर फोकस नहीं कर रहा है इन फेवर ऑफ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन। चीज समझ में आया कि भाई शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन पे फोकस है और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं है, यू आर नॉट एबल टू focus on that। Best describes which of the following emotional biases? Option number A, self control bias। ऑप्शन नंबर बी, endowment bias। थर्ड, लॉस एवर्जन बायस। सबसे पहला, सेल्फ कंट्रोल बायस का मतलब क्या था? सेल्फ कंट्रोल बायस का मतलब ही यही था कि यार यू आर एबल टू, यू वांट टू अचीव द शॉर्ट टर्म गोल्स, यू वांट टू अचीव द शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन बाई फेलिंग दी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन पे है rather देन व्हाट, लॉन्ग टर्म गोल्स। इसी को तो बोलते हैं अपने शॉर्ट टर्म, सॉरी, सेल्फ कंट्रोल बायस। हाइपरबोलिक डिस्काउंट, हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग एक वर्ड यूज किया हुआ है। अब ये जो टर्म है ना हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, ये आपको वर्ड यूज मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज दे मे यूज दिस वर्ड इन द क्वेश्चन ऑल्सो। तो सेल्फ कंट्रोल बायस के अंदर में यही चीज लिखा हुआ है कि सर जो शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन है उसको अपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू दी लॉन्ग टर्म गोल्स। सिंपल, सेल्फ कंट्रोल बायस यही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक की वर्ड मैंने यूज किया क्या, हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, और उसका मतलब भी यही है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, इंडाउमेंट बायस। इंडाउमेंट बायस का मतलब क्या है कि सर मेरे को अगर मेरे से ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से कोई शेयर्स मिला है तो मेरे को लगता है कि वो जो शेयर्स का वैल्यू है या वो जो आइटम का वैल्यू है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी मार्केट। क्यों? क्योंकि वो मेरे मेरे से बिलोंग करता है ना, लाइक मेरे ग्रैंडफादर मेरे ग्रैंडमदर से बिलोंग करता है, तो मेरे लिए उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू दी मार्केट और दी फेयर वैल्यू। दैट इज नोन एज एंडाउमेंट बायस। तो क्या क्वेश्चन में अपने को पढ़ के ऐसा कुछ फील आया? नहीं आया। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, लॉस एवर्जन बायस। लॉस एवर्जन बायस का मतलब क्या था कि सर अगर मेरे को 500 रुपीज का गेन होगा, 500 रुपीज का लॉस होगा, जो 500 रुपीज का लॉस होगा ना उससे ज्यादा पेन होगा एज कंपेयर टू 500 रुपीज का गेन। सर वापस से ये वाला चीज देखो, 500 रुपीज का लॉस हुआ, 500 रुपीज का गेन हुआ आपको, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में नेट नेट पोजीशन क्या हुआ, जीरो।
अरे 500 रुपए का लॉस, 500 का गेन, जीरो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि सर जो 500 रुपीज का जो लॉस हुआ ना, उससे जो पेन हो रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 500 रुपीज का गेन। दैट इज एक्चुअली व्हाट, लॉस एवर्जन बायस। मतलब क्या होता है कि सर जब लॉस होता है ना, जब लॉस होता है तो आप बुक नहीं करते हो, लेकिन जब गेन होता है ना तो आप फटाफट से बुक कर लेते हो, राइट। लॉस एवर्जन बायस, लॉस से ज्यादा डर लगता है एज कंपेयर टू व्हाट, रिस्क, राइट। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन रीड करके ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन इज ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, सो दैट इज नोन एज व्हाट, सेल्फ कंट्रोल बायस। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या सर मेरे को भी घर पे इतना टाइम दे के, जैसे आपने हो सकता है 3-4 मिनट्स दिया होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या मेरे को भी घर पे ऐसे आर्ग्यूमेंट करके आंसर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। यही तो मैंने इनिशियली आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 तुम पढ़ा और तुमको समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन इज मोर देन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, तुमको पता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑब्वियसली आई एम होपिंग कि आप पढ़ पढ़ लियो, ये जो बायस वाला टॉपिक आप पढ़ लियो, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। बट ऑप्शन नंबर बी और सी है क्या, उसका मतलब क्या है? एक बार अपने मन में उसको रिकॉल करने का ट्राई करो, वहां से आपका ये जो दो बायस है वो वापस से रिवीजन हो जाता है। आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन क्रिएटिंग अ लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो, लॉन्ग ओनली, which of the following correlation coefficient are, correlation coefficient between assets would be most effective at reducing portfolio risk? बोले जब अपने सिर्फ लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अपने एसेट्स के बीच में जो कोरिलेशन लेंगे वो क्या ले, जिससे पोर्टफोलियो रिस्क क्या हो, मोस्ट इफेक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा रिस्क रिडक्शन हो। सर बेस्ट है ना कोरिलेशन नेगेटिव ले लो, बेस्ट है कोरिलेशन नेगेटिव ले लो, क्योंकि इफ कोरिलेशन इज नेगेटिव you get what, immense amount of diversification benefit. Which option is correct? Option number A, B, C? Option number A, अगर नेगेटिव है तो अपने को इमेंस अमाउंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिलने वाला, राइट। तो इसमें कुछ ऑप्शन डिस्कस करने का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज 0, ऑप्शन नंबर सी इज 0.5। तो अगर पॉजिटिव है कोरिलेशन तो ऑब्वियसली रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कम होने वाला है, बट नेगेटिव है तो सबसे ज्यादा होगा। क्यों सर? याद करने का ट्राई करिए, क्या फॉर्मूला था पोर्टफोलियो रिस्क का? पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला था? वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू आर इंटू सिग्मा ऑफ स्टॉक ए इंटू सिग्मा ऑफ स्टॉक बी। तो वहां पे जो अपने आर लेते हैं तो वो डिपेंड करता है ना, अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो ऑब्वियसली जो एसडी है ऑफ द पोर्टफोलियो दैट विल रिड्यूस, राइट। जीरो ले रहे हो तो जो थर्ड वाला पोर्शन है वो जीरो हो जाएगा, बट फर्स्ट और सेकंड वाला पोर्शन रहेगा। बट अगर आप पॉजिटिव लेते हो तब तो पूरा का पूरा फॉर्मूला में वो आएगा और आर पॉजिटिव होगा और प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो सम्स कर चुका है, स्टैंडर्ड डिविएशन का सम्स कर चुका है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ पा रहा होगा नंबर्स के थ्रू। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि सब कुछ सम्स के थ्रू करवाया जाए, और ऑलरेडी करवाया गया है आपको क्लास के अंदर में। ये थ्योरी क्वेश्चन है और थ्योरी को अपने को न्यूमेरिकल के साथ लिंक करना है। इज इट फाइन? आगे बढ़े, परफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली developed by combining a client's investment objectives and constraints with long-term capital expectations? बोल रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग क्या ले, मोस्ट लाइकली, बोल रहा मोस्ट लाइकली क्या करेक्ट है, ठीक है। और क्या क्या चीज को कंबाइन किया जा रहा है? वी आर कंबाइनिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या, रिस्क ऑब्जेक्टिव एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव। क्लाइंट का कॉन्स्टेंट्स क्या, आर आर टीटीएलएलयू, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स आर आर टीटीएलएलयू, बहुत पॉपुलर वर्ड है, सबको पता है ये चीज। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस की सर लॉन्ग टर्म में व्हाट कैन बी दी एसेट क्लासेस का रिटर्न। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रिस्क बजट, एकदम इररिलेवेंट ऑप्शन है। रिस्क बजट के अंदर में तो अपने क्या करते हैं यार, इंटरप्राइज लेवल पे रिस्क लेते हैं, लाइक एंटिटी लेवल पे। लास्ट क्लास में अपने रिस्क बजट का अपने क्वेश्चंस भी किए रिस्क मैनेजमेंट वाले टॉपिक से, कि एंटिटी लेवल पे अपने रिस्क एलोकेट करते हैं, राइट। रिस्क बजटिंग तो वही हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, SAA, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, यस। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन के अंदर में अपने क्या देखते हैं कि सर लॉन्ग टर्म में व्हाट कैन बी दी, लॉन्ग टर्म में व्हाट कैन बी दी एसेट क्लासेस का वेट्स। उसके लिए सर मेरे को क्या क्या चाहिए? उसके लिए मेरे को क्लाइंट का RRTTLLU चाहिए एंड मैक्रो फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। इज इट फाइन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, IPS। अरे IPS बनाने के लिए डू आई नीड RRTTLLU और डू आई नीड लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सपेक्टेशंस और बोथ?
आईपीएस बनाने के लिए आई नीड RRTTLLU, ठीक है, नॉट लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन बनाने के लिए सर क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड मैक्रो फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस चाहिए। मतलब एसेट क्लासेस, what can be the expected return, what can be the standard deviation, and what will be the correlation between the asset classes. Option number B is correct. Next, question number 4. The diversification ratio, सबसे easy topic, एकदम पहला चैप्टर, पहला LOS, लास्ट सेकंड पैराग्राफ से पूछा गया है, जाके चेक करना उसको इधर के अंदर में। डाइवर्सिफिकेशन रेशियो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है इसमें। द डाइवर्सिफिकेशन रेशियो ऑफ अ पोर्टफोलियो is best described as the ratio of the option number A standard deviation of the equally weighted portfolio returns to the average standard deviation of the individual security returns. Yes, option number A is correct. Diversification ratio तो यही होता है ना कि सर जो इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट करने का नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट कैप वेटेड पोर्टफोलियो रिटर्न, एकदम बेकार। ऑप्शन नंबर बी इररिलेवेंट। ऑप्शन नंबर सी average standard deviation of individual security returns to the standard deviation of the market cap weighted portfolio return, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। In regard to the asset allocation process, a top down analysis most likely begins with, तो देखो टॉप डाउन एनालिसिस तो इक्विटी के अंदर में भी अपने किए हुए, वी हैव डन इन पोर्टफोलियो आल्सो। टॉप डाउन का मतलब क्या होता है? दैट वी विल स्टार्ट द एनालिसिस फर्स्ट विथ इकोनॉमी, देन इंडस्ट्री, देन कंपनी, और बॉटम अप कंपनी, इंडस्ट्री, देन इकोनॉमी। परफेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि टॉप डाउन एनालिसिस मोस्ट लाइकली बिगिंस विद एन एग्जामिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गया? इकोनॉमी का ग्रोथ, पॉलिटिकल रिस्क्स एंड ऑल, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट अबाउट द इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी, अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो दिस इज योर टॉप डाउन और बॉटम अप? बॉटम अप, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में रिव्यू कर रहे हो, ये तो बॉटम अप अप्रोच हो गया। Option number C, the expected growth of a company's competitors. So basically you are reviewing company का performance with the peers. So this is also what? Bottom up approach. Hence option number A is correct क्योंकि top down analysis पूछा था आपसे। Next, question number 6. Which of the following is best classified as a non-financial risk? Risk management वाले टॉपिक के अंदर में if you remember दो टाइप का रिस्क के अंदर में कैटेगराइज किया था, एक था फाइनेंशियल रिस्क और एक था आपका नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कौन कौन सा था? क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड मार्केट रिस्क। याद है? क्रेडिट रिस्क कि सर सामने वाला पार्टी अगर डिफॉल्ट कर गया तो। लिक्विडिटी रिस्क कि सर अपना जो एसेट है उसको अपने सही भाव पे सेल नहीं कर पाए, मतलब यू आर नॉट एबल टू सेल एट द फेयर वैल्यू, राइट, अंडर प्राइस, मतलब कमती प्राइस पे अपने सेल कर रहे हैं। थर्ड वाज मार्केट रिस्क कि सर अपने जो शेयर का दाम, अपना जो सिक्योरिटी का दाम है वो सही प्राइस क्या है, उसका मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है, दैट इज द मार्केट रिस्क। यहाँ पे क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट क्लासिफाइड एज अ नॉन फाइनेंशियल रिस्क? तो क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज एक्चुअली व्हाट योर फाइनेंशियल रिस्क। अकाउंटिंग रिस्क इज एक्चुअली व्हाट? नॉन फाइनेंशियल रिस्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस। देखो सबसे पहला पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सबसे पहला सर कि जब भी अपने आईपीएस ड्राफ्ट करते हैं तो क्लाइंट के लिए लिखेंगे ना कि यार इक्विटी के अंदर में जो अपना क्लाइंट का एलोकेशन होगा वो कितना वेटेज रखना है। मान लो इक्विटी के अंदर में वी वांट टू कीप 25%, फिक्स्ड इनकम के अंदर में वी वांट टू कीप 15%, ऑल्टरनेटिव के अंदर में वी वांट टू कीप से रिमेनिंग 60%, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी RRTTLLU ऑफ द क्लाइंट। और वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मेंटेन करना चाहते हैं, बट यस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और दी ऑल टाइम, देयर विल बी अ डिविएशन। जो पोर्टफोलियो वेट्स है उससे तो डिविएशन करेगा डिपेंडिंग ऑन प्राइस हायर जा रहा है या प्राइस लोअर जा रहा है, और अपने क्या करेंगे उस पोर्टफोलियो को, उसका जो वेट्स है उसको रीबैलेंस करते जाएंगे। सर रीबैलेंसिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होगा?
वो डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर में। आप डेली रीबैलेंस करोगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा लगेगा, क्वार्टरली रीबैलेंस करोगे तो खर्चा कम लगेगा। तो जनरली क्वार्टरली रीबैलेंसिंग किया जाता है। सर रीबैलेंसिंग का मतलब कि अगर मान लो इक्विटी का वेट 25% असाइन था और वो इक्विटी का प्राइसेस बढ़ के 30% हो गया, तो 5% अपने सेल करेंगे, सो दैट अगेन जो पोर्टफोलियो का सॉरी इक्विटी का वेट है इन दी पोर्टफोलियो कम्स बैक फ्रॉम 30 टू 25%। आई होप ये बेसिक आपको याद है रीबैलेंसिंग। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Portfolio rebalancing is best described as a process aimed at generating alpha. एकदम wrong. Alpha तो supernormal profit है. So that is not the objective of rebalancing. Option number B, aligning portfolio weights with the tactical asset allocation decision. Tactical versus strategic. कौन सा short term होता है? Tactical. टैक्टिकल एसेट एलोकेशन शॉर्ट टर्म होता है। आप जानबूझ के डिविएट करते हो पॉलिसी वेट से। पॉलिसी वेट्स मतलब स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, ठीक है। जब आपने लॉन्ग टर्म डिसाइड किया क्लाइंट के लिए कि यार इक्विटी के अंदर में वी वांट टू कीप 25%, बट आपको लगा यार इक्विटी के अंदर में वी कैन हैव शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, तो आपने जानबूझ के इक्विटी का वेट 30 कर दिया, तो उसको अपने बोलते हैं टैक्टिकल। तो ये जो अपने जानबूझ के कर रहे हैं ये कोई पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थोड़ी हुआ, ये तो आपने जानबूझ के किया ना, जो नेचुरली होता है वो होता है। वहां पे अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अलाइनिंग पोर्टफोलियो वेट्स विद द टैक्टिकल एसेट एलोकेशन डिसीजन। नो, इट्स अ शॉर्ट टर्म डिसीजंस व्हिच इज टेकन बाय द portfolio manager to exploit the alpha. Option number C, restoring the portfolio original exposure to the systematic risk factors. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि सर अपने जो पोर्टफोलियो का ओरिजिनल एक्सपोजर था, इक्विटी को 25 रखेंगे, फिक्स्ड इनकम को 15 रखेंगे, ऑल्टाई को 60 रखेंगे, वो अपने वापस से उस वेट्स पे को रीस्टोर कर देंगे। दैट इज द पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। परफेक्ट, इजी लग रहा है, मजा आ रहा है? सर मजा तो नहीं आ रहा है, तो मजा तो नहीं आ रहा तो आपको मजा लाना पड़ेगा, ऐसे ही रिवीजन होता है टॉपिक के अंदर में, ठीक है। तो एक बार आपको खुद से ऐसे बैठ के आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्लीज एक एक ऑप्शन को पढ़िए, रिवाइज करिए, ट्राई करिए याद करने का। बार बार नोट्स पढ़ने से इट विल नॉट डू अ वैल्यू एडिशन। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज तुमको लास्ट वीक समझ में आएगा एग्जाम के। तो अभी भी टाइम है, कॉन्सेप्ट्स जो रिवाइज करना है क्वेश्चंस के थ्रू करिए ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the risk return trade-off of a portfolio of only risky assets most likely improves, आराम से, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ठीक है, ऑफ अ पोर्टफोलियो जहां पे सिर्फ रिस्की एसेट है, मोस्ट लाइकली इंप्रूव बोल रहा है, कब इंप्रूव होगा? रिस्क और रिटर्न कैसे इंप्रूव होगा? मोस्ट लाइकली इंप्रूव्स व्हेन अ रिस्क फ्री एसेट इज एडेड टू द पोर्टफोलियो। सर पोर्टफोलियो के अंदर में रिस्की एसेट था, अब अपने आरएफ इंक्लूड कर रहे हैं। आरएफ याद है, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न, पार्ट 1 पार्ट 2 जो चैप्टर है सबका फेवरेट, कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सबका फेवरेट से तो तुम समझ ही गया होगा, ठीक है। इजी टॉपिक है, ट्रस्ट मी वो इजी टॉपिक है, और वो आगे आपके लेवल 2 वगैरह के अंदर में भी थोड़ा बहुत काम आता है, तो प्लीज वो सब में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। बोल रहा है कि सर पोर्टफोलियो में अपने पास रिस्की एसेट है और अपने आरएफ इंक्लूड कर रहे हैं, सबसे पहला सोचो रिटर्न पे क्या इंपैक्ट होगा? रिटर्न कम होगा। अरे आपने पहले 100% रिस्की एसेट में पैसा लगाया था, ऑब्वियसली रिस्की एसेट का रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू दी आरएफ। नाउ व्हाट यू हैव डन, you have allocated some of your portfolio value to the RF. Hence, weighted average return of the portfolio will reduce because you have allocated to RF also. But what about the risk? What about the risk? Risk पे क्या impact होगा? सर पहले तो अपने 100% जो रिस्की एसेट था उसमें पैसा लगा रहे थे, अब उसमें से कुछ पोर्शन उठा के वी आर इन्वेस्टिंग इनटू व्हाट, आरएफ। तो आरएफ का एसडी क्या होता है? व्हाट इज द एसडी ऑफ आरएफ? जीरो। रिस्क फ्री एसेट का जो एसडी है दैट इज जीरो, तो सर ऑब्वियसली जो रिस्क है वो और रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज द बेनिफिट। तो यहाँ पे बोल रहा है द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ ओनली रिस्की एसेट्स मोस्ट लाइकली इंप्रूव्स when a risk free asset is added to the portfolio because option number A, the risk free asset is uncorrelated with the other assets in the portfolio. Perfect. risk free asset का क्या कोई दूसरे एसेट से कोरिलेशन होता है? नहीं होता है। R is zero, जो कोरिलेशन है R is zero, तो तुम याद करने का ट्राई करो वो फॉर्मूला। क्या सर वो मतलब, अरे एस डी ऑफ द पोर्टफोलियो, वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। आर जीरो हो गया, सिग्मा वाई जो आर एफ है वो जीरो हो गया, तो बचा क्या? डब्ल्यू एक्स इंटू सिग्मा एक्स। डब्ल्यू एक्स क्या हुआ सर? जो रिस्की एसेट है उसका वेट इंटू सिग्मा एक्स क्या?
रिस्की एसेट का वेट, तो रिस्की एसेट का एसडी, तो अल्टीमेटली एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो विल व्हाट, रिड्यूस, क्योंकि आप पहले 100% लगा रहे थे, अब आप कुछ कम पैसा लगा रहे हो, बिकॉज रिमेनिंग अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इनटू व्हाट, आरएफ. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, the low return on the RF asset provides a diversification effect. एकदम wrong. Diversification का मतलब रिटर्न नहीं, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है डाइवर्सिफिकेशन. यहाँ पे क्या लिखा है? The low return on the risk-free asset provides the diversification effect. Wrong. Option number C. The correlation among the risky asset decrease providing a diversification effect. Wrong. एकदम irrelevant options है यहाँ पे. बुरा correlation जो है वो रिस्की एसेट के बीच में रिड्यूस हो जाएगा, उसे डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा, रिस्क फ्री एसेट होने से नो. रिस्क फ्री एसेट और अदर रिस्की एसेट्स में कोरिलेशन कम है, उसके वजह से यू विल गेट व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कॉग्निटिव एरर्स. देखो याद है, एक होता है इमोशनल बायस, एक होता है कॉग्निटिव एरर्स. अगर आपको याद होगा जो की वर्ड है इमोशनल बायस के अंदर में, कि सर वो इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजंस होता है. वेयर एज कॉग्निटिव एरर्स जो होता है ना, वो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करके, उनको पढ़ा के, उनको समझा के आप करेक्ट कर सकते हो. बट जो इमोशनल बायस होता है ना, उसको करेक्ट करना क्या इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि क्लाइंट का इमोशनल है, कोई शेयर्स को लेके अपना इमोशनल है, ठीक है, उसके फादर का होगा, उसके मदर का होगा, या ग्रैंडफादर का होगा, तो आप उसको कितना समझा दो कि सर इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, देन ऑल्सो यू डू नॉट वांट टू सेल. क्यों? इमोशनल अटैचमेंट है ना, इंपल्सिव डिसीजन ही इज टेकिंग. वेयर कॉग्निटिव एरर क्या होगा कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, जहां पे आप अपने क्लाइंट को समझाओगे तो वो आपका बात सुनेगा. चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को. कॉग्निटिव एरर, ऑप्शन नंबर ए, स्टेम फ्रॉम इम्पल्सेस एंड इंट्यूशन. ये तो इमोशनल बायस है. ऑप्शन नंबर ए इज इमोशनल बायस. ऑप्शन नंबर बी, रिजल्ट इन द सेम डिसीजन एज अज्यूम्ड बाय ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरी. तो देखो, ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरी का जो भी डिसीजन है वो तो दोनों लेता है, मतलब दोनों, मतलब कॉग्निटिव एरर एंड इमोशनल बायस. ऑप्शन नंबर सी, cognitive error can often be corrected or eliminated through better information, education and advice. Yes, cognitive error को अपने करेक्ट भी कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकते हैं, सही एडवाइस देके क्लाइंट को एंड उनको एजुकेट करके. हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन का लग रहा है. चलो. Two assets have the following characteristics. Variance of returns for asset 1 is 0.05. Variance of return for asset 2 is 0.06. Correlation of return between asset 1 and asset 2 is 0.75. पूछा क्या है? The variance of returns for an equally weighted portfolio of the two assets. दो asset और equally portfolio है, ठीक है, equal weighted लगाना है, तो कितना कितना weights लगाना है? 50%, 50%. पूछा है द वेरिएंस ऑफ रिटर्न्स फॉर एन इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो ऑफ द टू एसेट इज क्लोजेस्ट टू. वेरिएंस पूछ रहा है आपसे, पोर्टफोलियो का वेरिएंस याद रखिएगा. और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया हुआ है. गलती नहीं हो, आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, इसको एसडी मान के इसका स्क्वायर करते हैं. क्यों? क्योंकि अपने फॉर्मूला क्या बैठा के रखते हैं? वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस. तो आप क्या करते हो, जैसे वेट जो है फर्स्ट वाले एसेट क्लास का 50% है, तो 0.5 का होल स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एसेट क्लास. तो यहाँ पे वेरिएंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. अपने कितना बार सम्स में एसडी दिया हुआ रहता है, उस एसडी को अपने स्क्वायर करते हैं टू गेट व्हाट, वेरिएंस. बट यहाँ पे आपको एसडी दिया हुआ है या वेरिएंस दिया हुआ है? वापस से देखिए क्वेश्चन में, वेरिएंस दिया हुआ है. इसका मतलब अपने को स्क्वायर करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, स्क्वायर हुआ हुआ है. चीज समझ में आया? करना क्या है सर? वेट स्क्वायर वेरिएंस 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.05 प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस. अगेन सेकेंड वाला एसेट क्लास का भी वेट क्या होगा? 50%. 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.06. पहले वाला को एसटीओ 1 में डाल दो, सेकेंड वाले को एसटीओ 2 में डाल दो, प्लस 2 इंटू वेट, तो 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू कोवेरियंस. कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. सर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का मतलब क्या? एक्स और वाई दो एसेट क्लास है, दो स्टॉक है, ठीक है. तो आर टू इंटू आर, आर कोरिलेशन दिया हुआ है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, वेरिएंस दिया हुआ है, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे. सर कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक ही बात है. अरे कोई चीज का अगर आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट ले लो आप, टू गेट दी एब्सोल्यूट नंबर. फॉर एग्जाम्पल आपको 4 दिया हुआ है एज अ वेरिएंस, तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? 2.
सर वापस ये चीज समझाइए ना। मैं बोल रहा हूँ अगर स्टैंडर्ड डिविएशन मान लो 2 दिया हुआ है, तुमको वेरिएंस पूछ रहा है, तो तुम क्या करता है, 2 का होल स्क्वायर वेरिएंस करता है, लाइक टू गेट दी वेरिएंस 2 का होल स्क्वायर टू गेट व्हाट 4। बट अगर वेरिएंस दिया हुआ है उसे एसडी करना है तो स्क्वायर रूट कर लो। चीज समझ में आ रहा है? चलिए साथ में कैलकुलेटर में करते हैं। सेकेंड क्लियर टीवीएम एसटीओ आरसीएल फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, वेट स्क्वायर वेरिएंस, तो वेट कितना है फर्स्ट वाले का 0.5, 0.5 एक्स स्क्वायर इंटू वेरिएंस कितना है 0.05 इक्वल टू, तो मेरा आंसर, मतलब आंसर नहीं, पहला जो नंबर आ रहा है इट्स कमिंग 0.0125, इसको एसटीओ वन में सेव कर दो, ठीक है। ये मेरा हो गया वेट स्क्वायर वेरिएंस। अब सेकंड वाला वापस से वेट स्क्वायर वेरिएंस, तो 0.5 होल स्क्वायर इंटू 0.06 सेकंड वाले का 0.015 आ रहा है सबका, हाँ सर आ रहा है, एस टी ओ टू, ठीक है। फिर 2 इंटू वेट 0.5 इंटू वेट 0.5 इंटू कोवेरियंस। अब एक सेकंड, कोवेरियंस के लिए मेरे को क्या चाहिए, आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, आर दिया हुआ है सर 0.75, तो 0.375 आ रहा है आप लोग का। सर क्या किया वापस से बताइए, मैंने बोला 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.75, सर 0.75 क्या, ये रहा को रिलेशन। अब क्या करना अपने को, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई करना है, बट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ नहीं है, ये तो सर उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, जो मेरा नंबर आया 0.375 उसको एसटीओ थ्री में सेव कर लो एक बार, एसटीओ थ्री, ठीक है। अब सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई करना है, बट सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 0.05 इंटू 0.06, हाँ सर किया, बट ये तो होल स्क्वायर आ रहा है, मेरे को इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट प्रेस कर दो। और इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है, जो एसटीओ थ्री में आया हुआ है, इंटू आरसीएल थ्री। 0.02054 आ रहा है सबका, 0.02054 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, एसटीओ थ्री में सेव कर दो, क्योंकि अब ये आपका रिवाइज नंबर हो गया, एसटीओ थ्री, ठीक है। तो मेरा सारा नंबर जो है वो एसटीओ वन, एसटीओ टू और एसटीओ थ्री के अंदर में आ गया। अब क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, तो आरसीएल वन प्लस आरसीएल टू प्लस आरसीएल थ्री, परफेक्ट। सर स्क्वायर रूट करना है, बिल्कुल भी नहीं। अरे वेरिएंस पूछा आपसे क्वेश्चन में, वेरिएंस जब स्टैंडर्ड डिविएशन बोलता है देन ओनली वी टेक द स्क्वायर रूट। आंसर क्या आ रहा है, 0.04804, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। इज इट फाइन? अगर किसी का नहीं आया तो प्लीज खुद से पेन पेपर लेके आप प्रैक्टिस करो फिर एक बार, क्योंकि मैं जितना ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, 2 बार मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपका नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं वो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ठीक से आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो प्लीज एक बार आप पूरा फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को वापस से ट्राई करिए। परफेक्ट, चलिए, मजा आया? हाँ सर अब मजा आया। हाँ, न्यूमेरिकल्स में ऐसे भी तुमको ज्यादा ही मजा आता है, ठीक है। बट हाँ, याद रखना लेवल वन के अंदर में 60 से 70% क्या, theoretical questions. Obviously it will be linked, it can be linked to the numerical, but you have to expect around 60-70% theory, तो you should be ready and prepared for that, ठीक है। तो प्लीज सिर्फ न्यूमेरिकल से मजा मत लो, थ्योरी भी आपको बरोबर आना चाहिए। परफेक्ट, तो आज अपना 10 क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट क्लास के अंदर में वी विल प्लान एंड वी विल स्टार्ट विद दी नेक्स्ट अपना जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट, उसके पहले 4 वीडियोस कंप्लीट हो गया, इक्विटी का 2 एंड आज पोर्टफोलियो का, आज का क्लास मिला के 2, एंड वी हैव डन 40 क्वेश्चंस। हर वीक अपना टारगेट रहेगा अराउंड 40-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, ठीक है। विद अ स्पैन ऑफ मे बी अराउंड 2 to 3 months यू विल सी 40 into 4 कितना, 160 इंटू मे बी 3, 400-500 क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर में जम के। तो प्लीज आपको क्या करना है पता ही है, मेरे साथ क्लास में प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चंस, घर पे एक बार खुद से रिवाइज करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है, टेक केयर गाइस, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय।